आज इस अखंड भारत रैली में मौजूद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री शिवाकांत गोरखपुरी जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कमेटी के सदस्यगण, कई दूसरे प्रदेशों से आए यहाँ पर पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण, पार्टी के सुरक्षा वॉलंटियर्स, पत्रकार बंधु, मीडिया के साथियों, बहुत दूर दराज से, बहुत सारे जनपदों से यहाँ पर मौजूद पार्टी के प्राइमरी मेंबर्स, पार्टी के एक्टिव मेंबर्स, पार्टी के पदाधिकारी और तमाम अन्य प्रदेशों से आए यहाँ पर और तमाम अन्य संगठनों से यहाँ मौजूद अपनी अपनी जिज्ञासा लेकर आए मेरे भाई और बहनों। बहुत दिनों बाद आपसे हम मुखातिब हो रहे हैं, आमने सामने हो रहे हैं। और पहले तो एक साल पूरा का पूरा कोरोना के वजह से बर्बाद हो गया, लेकिन किसी तरह हमारा देश कोरोना से उबर पा रहा है। अभी पूरी तरह उबरा भी नहीं है, लेकिन वैक्सीन आ गई है। उम्मीद है कि अब कोरोना की समस्या से हमारा देश उबर जाएगा और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में फिर से जिंदगी पटरी पर आएगी, ऐसी हम आशा करते हैं। लगभग 1 वर्ष से मुझे याद आ रहा है 17 नवंबर 2019 के बाद पार्टी का कोई भी कार्यक्रम नहीं हो पाया। इस वजह से बहुत लंबे वक्त के बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। हमारी कोशिश है कि आज की यह जो सभा आयोजित है, इसमें हम उन बातों को जान लें, जो प्रश्न, जो सवाल, जो जिज्ञासा आपके मन में है। जो सबसे पहली जिज्ञासा है वो तो आपके मन में यही है कि आखिर हमारी गिरफ्तारी नागालैंड में क्यों हुई और उस गिरफ्तारी के पीछे वजह क्या थी, किन लोगों ने गिरफ्तार कराया। आपके मन में यह जिज्ञासा है कि पिछले साल जो हमारी गिरफ्तारी हुई मार्च महीने में, जब हम नागालैंड गए थे, तो मेरी गिरफ्तारी क्यों हुई, किन लोगों ने मेरी गिरफ्तारी कराया, ऐसा कौन सा जुर्म था मेरा। क्या गिरफ्तारी आरडीआर की वजह से हुई? गिरफ्तारी जो हमें जेल भेजा गया, उस जेल में भेजने के पीछे किसकी गलती थी, क्या वजह थी। आपके मन में ये बात भी है कि जेल तो गए, ठीक है, लेकिन इतने लंबे वक्त तक जेल में क्यों रहना पड़ा। लगभग 5 महीने। 5 महीने तो इतना लंबा वक्त होता है कि आदमी हत्या करके भी जेल जाता है तो 5 महीने में उसकी बेल हो जाती है, जमानत हो जाती है। लेकिन वह कौन सा जुर्म था कि मुझे इतना लंबा वक्त रहना पड़ा। आपके मन में ये भी बात होगी कि मुझे जेल से निकलने में किन किन लोगों का, मुझे जेल से बाहर आने में किन किन लोगों ने ऐसे काम किए जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। कुछ लोग जो अफवाह फैलाए कि यह गिरफ्तारी आरडीआर छापने के कारण हुई है, यह बात पूरी तरह सत्य नहीं है। बाद की घटनाओं ने जो मोड़ लिया, नागालैंड में जो घटनाएं घटी जिसकी अभी हम जिक्र करेंगे, उन घटनाओं ने यह बताया कि यह गिरफ्तारी आरडीआर छापने की वजह से नहीं हुई, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी जिसमें मेरी हत्या की योजना थी और पार्टी के गरीब लोगों ने जो 100 50 रुपया दे रखे हैं, उस पूरे पैसे को लूट लेने की योजना थी। इस 2 योजना के तहत हमारी वहां पर गिरफ्तारी कराई गई। जो जनता आज वोटरशिप के अधिकार की लड़ाई के लिए खड़ी हो रही है, जो जनता आज
तमाम प्रदेशों में इस पार्टी से जुड़ती जा रही है। वो जानते हैं कि जनता को तो रोक पाना संभव नहीं है, लेकिन विश्वात्मा को खत्म कर दो तो यह पूरा का पूरा आंदोलन ठप पड़ जाएगा। इसी नियत से मेरी गिरफ्तारी कराई गई थी। इसके पीछे कौन लोग थे, यह बात तो तभी पता चलेगी जब कोई निष्पक्ष जांच एजेंसी इसकी जांच करे, कोई संसदीय समिति जांच करे, तो पता चलेगा कि इसके पीछे कौन था। अगर मेरी गिरफ्तारी के पीछे भारतीय जनता पार्टी के उच्चस्थ पदाधिकारीगण थे तो सीबीआई भी इसकी निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी। इसलिए हमारी गिरफ्तारी की निष्पक्ष जांच, इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भारत की संसद की एक जांच समिति, सर्वदलीय जांच कमेटी बननी चाहिए और वह एक आयोग के रूप में काम करके सब जगह से सबूतों को और गवाहों के इकट्ठा करे और अपना फैसला दे। जेल में इतना वक्त इसलिए लग गया कि हमारी गिरफ्तारी के बाद बिना मतलब मुझे 9 दिनों तक लॉकअप में रखा गया। कोई कारण नहीं था, कोई पूछताछ नहीं थी, कोई इंक्वायरी नहीं थी, केवल गप्पे ठोकते थे पुलिस वाले, हंसी मजाक करते थे, ठहाके छोड़ते थे और ठहाके मार मार के हमसे बातें करते थे, बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह। मैंने उनसे कहा भी कि जब मेरे से कुछ जानना नहीं है, कोई मकसद नहीं है, तो मुझे यहां क्यों रोके हो? तो वो सभी मुस्कुराते थे और उन्होंने इशारे में संकेतों से बताया कि ऊपर से आदेश है भरत गांधी विश्वात्मा की गिरफ्तारी का। अब वो ऊपर कितना ऊपर से आदेश था, जिले से आदेश था कि प्रदेश की राजधानी से आदेश था कि देश की राजधानी से आदेश था, वो कितना ऊपर था, कितने ऊपर से मेरी गिरफ्तारी का आदेश आया था, ये जांच करने के बाद ही पता चलेगी। इतना लंबा वक्त इसलिए लग गया कि जो भी लोग हमारे पैरोकार पैरवी करने के लिए मुकदमे की देखरेख के लिए नागालैंड गए, उनको अपहरण कर लिया गया, उनको उठा लिया गया होटलों से और जंगलों में ले जाकर के करोड़ों रुपए फिरौती मांगी गई, रैंसम मांगा गया। और जिन वकीलों को लगाया गया था कि अदालत में जाकर के वो अदालत की कार्यवाही करें, उन वकीलों को अदालतों तक नहीं पहुंचने दिया गया और वो वकील अदालत में खड़े नहीं हुए। मेरी स्थिति ये थी कि अदालत में मुझे 2 बार पेश किया गया और दोनों ही बार मैं एक लावारिस की तरह पेश हुआ, जिसका कोई वकील नहीं, जिसका कोई पैरोकार नहीं, बिल्कुल अकेला, बिल्कुल अनजान जगह पर जहां उसको कोई जानने वाला नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं, बिल्कुल लावारिस की तरह। एक आदमी, सबसे मजबूर आदमी, सबसे गरीब आदमी जिस तरह की परिस्थिति को फेस करता है, वैसी परिस्थिति मुझे फेस करनी पड़ी। लेकिन हमारे मन में जज्बा था इन गरीबों को गुलामी से आजाद करने का। इस आर्थिक आजादी के जज्बे ने हमें इतना बड़ा परीक्षा देने में और इस परीक्षा में पास होने में मदद किया। हमारी जेल से रिहाई हुई और जीवित रिहाई हुई, मैं जिंदा वापस आया। इसके पीछे गुवाहाटी हाई कोर्ट की एडवोकेट बबीता मैडम का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने एक वकील की तरह नहीं, एक मां की तरह, एक बहन की तरह रात भर जग करके पिटीशंस बनाई और 1 पिटीशन, 2 पिटीशन, 3 पिटीशन, 4 पिटीशन, मुकदमे पर मुकदमे, मुकदमे पर मुकदमे, मुकदमे पर मुकदमे, इतने मुकदमे कर डाले कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और संजोग बस हर मुकदमे में, हर पिटीशन में जो प्रार्थना की गई, मन माफिक हाई कोर्ट ने आदेश दिए और उसी आदेश के परिणाम स्वरूप हमारा बाहर निकलना हुआ। हमारे जेल से बाहर और जिंदा बाहर निकलने में भारत के सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े अधिवक्ता श्री प्रशांत भूषण जी का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने हाई कोर्ट गुवाहाटी में बहस किया और बहस करके वो सारे पर्दे खोले और उन्होंने कहा विश्वात्मा जी की केवल
रिहाई ही जरूरी नहीं है जेल से, बल्कि यह भी जरूरी है कि उनको पुलिस सुरक्षा में बाहर निकाल करके हवाई अड्डे तक पहुंचाया जाए। और यह भी आदेश उन्होंने करवाया कि जो जमानत लेने वाले लोग हैं पुलिस उनकी सुरक्षा करे। जो वकील वहां पर जाने वाले हैं वकीलों के घर पुलिस जाए, उनको लेकर के आए और वापस उनको छोड़ के आए। कुल मिलाकर इस तरह का ऐतिहासिक आदेश कभी होता नहीं जो आदेश हमारे गिरफ्तारी के दौरान हुआ। मैं ये भी मानता हूं कि केवल वकीलों का ही हाथ नहीं था, इसके पीछे आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की ईश्वर से जो प्रार्थना थी, आप में से तमाम लोगों ने जो व्रत रखा, उपवास रखा, खाना नहीं खाया, पूजा किया, प्रार्थना किया, प्रेयर किया, आप सब लोगों की दुआओं और आप लोगों की प्रार्थना का भी प्रभाव पड़ा। मैं आपको और परिचित कराना चाहता हूं कि मुझे हमारी पार्टी के कुछ बहादुर लोग, जिन्होंने नागालैंड में अपनी जान हथेली पर लेकर के हमारी रिहाई की कोशिश की, जेल से बाहर निकालने के लिए अथक परिश्रम किया, उसमें तरनी बासुमतारी जी, तरनी बासुमतारी जी ने, ललित पेगू ने, हमारे सिक्योरिटी वॉलंटियर्स में भद्रेश्वर ने, जयंत बासुमतारी ने, समधन बासुमतारी ने, अमित बासुमतारी ने और ब्रजीत बासुमतारी ने, इन लोगों ने अथक परिश्रम किया और अपनी जान की जोखिम लेकर के मुझे बाहर निकालने की कोशिश की। अब्दुल रहीम और सुलेमान खान, इसके अलावा अब्बू समा जैसे जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने ये परवाह नहीं किया कि विश्वात्मा सर को बाहर निकालने में हम जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे, लेकिन उन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर नागालैंड गए, एक बार नहीं कितनी बार गए और वहां से हमें बाहर निकाल करके लाने में कामयाब हुए। और जबकि उस समय ये लोग ट्रेवल कर रहे थे जब लॉकडाउन लग गया था और जब आना जाना बहुत मुश्किल हो गया था और सब जगह से परमिशन नहीं मिलती थी, लेकिन इन लोगों ने सारे काम करके सारी जगह से परमिशन लेकर के हर तरह की जोखिम लेते हुए, यहां तक कि उनकी गिरफ्तारी का भी खतरा था, अपनी गिरफ्तारी की जोखिम लेते हुए भी नागालैंड गए और इस तरह से काम किया कि जितना तो कोई परिवार का सदस्य भी काम नहीं करेगा। मैं वह बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं जिसके पास एक दो परिवार में एक दो सदस्य नहीं है, जिसके परिवार में सैकड़ों, हजारों और अब तो लाखों सदस्य हैं। आपके मन में यह प्रश्न भी है कि अगर इस तरह की पुलिस ने ज्यादती भविष्य में किया तो क्या किया जाए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि पुलिस का सामना करने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है और हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने अब अपना मन बना लिया है कि अगर मेरी फिर से गिरफ्तारी होगी तो मैं गिरफ्तारी देने को तैयार हूं और मैं भारत का अगला नेल्सन मंडेला बनूंगा। अगर मुझे 27 साल भी जेल रखा जाए तो मैं 27 साल तक जेल में रहने को तैयार हूं, लेकिन भारत के गरीबों को आगे से मैं गुलाम रहने नहीं दूंगा। अब यह गुलामी अपने अंतिम उम्र पर पहुंच गई है, अंतिम सांस ले रही है। हम वह झटका मारेंगे कि ये जो पैसे के तंगी की गुलामी है ये खत्म होकर रहेगी। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में हर कदम कदम पर जेल है और इस लड़ाई में कदम कदम पर शहादत है। इसलिए मैं आपको पहले ही आगाह करता था, अपने ट्रेनिंग्स में आपको बताया हूं कि हर व्यक्ति तैयार रहे जेल के लिए, हर व्यक्ति तैयार रहे मौत के लिए, क्योंकि यह वोटरशिप पाने का मामला नहीं है, दिलाने का मामला है। जो दिलाने वाले हैं उनको वो लालच से काम नहीं कर सकते, वो दूसरे गरीबों का उद्धार करना चाहते हैं, उनके जिंदगी में खुशियों की रोशनी पैदा करना चाहते हैं, जिससे गरीबी खत्म हो, परिवारों की आर्थिक तंगी खत्म हो। ये वोटरशिप का कानून बने, सब लोगों को 8,000 रुपया हर महीना मिले, महंगाई बढ़े तो और महंगाई जोड़ करके मिले, महंगाई भत्ता जोड़ करके मिले। और भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इन सभी देशों की साझी सरकार बने, इन सभी देशों की एक नोट बने, इन सभी देशों की एक सेना बने, इन सभी देशों की एक संसद बने, इन सभी देशों की एक पुलिस बने।
जिससे कि केवल निर्यात के लिए दूसरे देश में अपने देश की सामान बेचने के लिए लोगों को गरीब बनाकर रखा नहीं जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अखंड भारत बनाना अब हमारी प्राथमिकता का कार्य है। वोटरशिप और अखंड भारत अब हमारी जिंदगी के दो मुद्दे हैं, दो मकसद हैं। इसलिए अखंड भारत बनाने की जरूरत है कि आज जो तमाम देशों में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, जो ये हमने धरती को टुकड़े टुकड़े में तोड़ दिया है, ये कृत्रिम बंटवारा है, ये कोई प्राकृतिक बंटवारा नहीं है, ना तो ये सांस्कृतिक बंटवारा है, ना इसके पीछे कोई सामाजिक सोच है, न इसके पीछे कोई प्राकृतिक नियम है। ये कुछ गुंडों द्वारा बनाए गए देश हैं और जिनके लिए हमें कह दिया जाता है कि गुंडों ने लाइन खींच दिया, अब इस लाइन में आप प्रेम करो। हम इन गुंडों की लाइन को मानने वाले नहीं हैं। हम धरती माता की जय बोलने वाले हैं और धरती माता हमारी माता है और उसका हर एक अंग प्रत्यंग हमारा है और हम उसके हर अंग से रिश्ता रखते हैं। उसका हर अंग हमारा है, उसके हर पैर की सेवा करना, उसके हर हाथ की मालिश करना, उसका सिर दबाना हमारा काम है। इसलिए भाइयों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो लोग भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बंटवारे को मानते हैं वो माने, लेकिन हम नहीं मानते। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश पहले एक थे और हम इसको एक करके रहेंगे, इसलिए कि एक करने के बाद ही बेरोजगारी जाएगी। ये जो देशों की सीमाएं हैं, इनको तोड़ने के बाद ही गरीबी जाएगी, इनको तोड़ने के बाद ही भ्रष्टाचार जाएगा, इनको तोड़ने के बाद ही आतंकवाद जाएगा, इनको तोड़ने के बाद ही ये जो सांप्रदायिक खतरे हैं, खून खराबा, दंगा की समस्या है, ये जाएगी। इनको तोड़ने के बाद ही नागरिकता की समस्या का समाधान होगा। अब ये नहीं होगा कि बांग्लादेश वाले ही इंडिया में आएंगे। हम ऐसा रास्ता बनाने जा रहे हैं कि इंडिया वाले बांग्लादेश में भी जाएंगे। इसलिए हमने नागरिकता को साझा करने का फैसला किया है। हम अपनी संसदीय व्यवस्था को, अपनी सरकारी व्यवस्था को, अपनी सैनिक व्यवस्था को साझा करने का फैसला किया है। इस मामले में हमें उम्मीद है कि देश के लोग ही हमारा साथ नहीं देंगे, बल्कि बांग्लादेश के लोग भी साथ देंगे, पाकिस्तान के लोग भी साथ देंगे, नेपाल और भूटान के लोग भी साथ देंगे, श्रीलंका के लोग साथ देंगे, मालदीव के लोग साथ देंगे। हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम लोग एक नई दुनिया बनाएंगे और जो आज आप लोगों को सपना दिख रही है, कल्पना दिख रही है, वो कल्पना आगे आने वाले दिन में हकीकत बनकर रहेगी। मुझे याद है कि 18 साल पहले जब हमने ये बात उठाई थी कि वोटरों को मिलना चाहिए पैसा, उस समय हमने कहा था कि 1750 रुपए मिलना चाहिए और फ्री में मिलना चाहिए, बिना काम के मिलना चाहिए। तो उस समय भी लोगों ने कहा था कि ये तो कल्पना है, ये तो सपना है, ये तो यूटोपिया है, ये हो नहीं सकता, इतना पैसा है नहीं। लेकिन आज 18 साल के बाद, 20 साल के बाद लोगों के खाते खुल गए, लोगों के पास पैसे जाने लगे। ये ठीक है कि अभी सबके पास नहीं जा रहे हैं और ये भी ठीक है कि केवल 500 रुपए महीने जा रहे हैं, लेकिन वो सपना साकार हो गया। 500 का ही सही, अगर 500 रुपया मिलने लगा तो आने वाले दिन में ये सारे लोग एकता बना के एकजुट होकर लड़ाई करेंगे तो 500 की रकम 5000 हो जाएगी और एक दिन 15000 हो जाएगी। मतलब आज के 20 साल पहले जो हमने सपना देखा था वो 20 साल बाद हकीकत बन गया। इसी तरह अखंड भारत का आज मैंने जो सपना देखा है, वो सपना जो आपको हम दिखा रहे हैं, उसको हम एक दिन हकीकत बनाकर रहेंगे। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि अभी भारत सरकार के गृह मंत्री महोदय आए थे आसाम और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी को, यानी उनकी पार्टी को दोबारा से जिताओ और सरकार बनाओ तो हम घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। भाई, हम आपके ऊपर कैसे विश्वास कर लें कि आप घुसपैठियों को बाहर निकालोगे? आपने तो नागरिकता संशोधन कानून बना करके उसमें यह लिख दिया कि पूरी दुनिया के घुसपैठिए इंडिया में आ जाए। हम कैसे विश्वास कर लें? अगर आपको घुसपैठिए बाहर निकालना था तो नागरिकता संशोधन कानून क्यों बनाया? आपने पूरी दुनिया के घुसपैठियों को अंदर क्यों बुलाया? क्यों न्योता दिया है?
अरे कल तक तो रोक थी, वो नहीं आ सकते थे, लेकिन अब तो कानून बना दिया, आपने दरवाजे खोल दिए, अब वो दरवाजे से घुस के आएंगे। और कल तक तो वो चोर की तरह आते थे, लेकिन आज तो बिल्कुल डंके की चोट पर आएंगे और बिल्कुल हक और अधिकार के साथ अंदर आएंगे। अगर आपको घुसपैठिए रोकना था तो नागरिकता संशोधन कानून क्यों बनाया? और अगर आपने बना ही दिया सीएए, तो सीएए को आसाम वालों ने जब इतना बड़ा आंदोलन किया तो इसको रद्द क्यों नहीं किया? इसलिए अब आपकी जुबान पर कोई भरोसा करने वाला नहीं है। अगर नागरिकता संशोधन कानून सीएए इतना बढ़िया कानून था तो आप अभी असम की यात्रा पर आए तो आपकी जुबान से उस कानून का नाम क्यों नहीं निकला? इसका मतलब यह है कि आप उसको बोलना नहीं चाहते। आदमी अपने किए हुए अपराध को बताना नहीं चाहता, आदमी अपने किए हुए चोरी को बताना नहीं चाहता, आदमी अपने किए हुए डकैती को छुपाना चाहता है, बताना नहीं चाहता। मैं आपको एक बात और आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि गृह मंत्री महोदय ने कहा कि हम आसाम को बाढ़ मुक्त बनाएंगे। आपकी ये जुबान पहले क्यों नहीं खुली? 5 साल तक आपने शासन किया, आपने बाढ़ मुक्त क्यों नहीं बनाया आसाम को? आसाम को पैसा क्यों नहीं दिया? दिल्ली में पैसा खर्चा किया, बंबई से गुजरात में आपने आसमान में चलने वाली बुलेट ट्रेन बनाने के लिए पैसा दिया, लेकिन आसाम की बाढ़ खत्म करने के लिए पैसा क्यों नहीं दिया? मुझे यह बताइए। पैसा देना तो दूर की बात है, आसाम की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए आसाम के सभी पार्टियों ने मांग किया, सभी संगठनों ने मांग किया, वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल ने भी मांग किया। आपने आसाम की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित क्यों नहीं किया? अब हम कैसे मान लें कि आप फिर 5 साल आएंगे तो आप यहां पर आसाम के लोगों को बाढ़ से मुक्ति दिलाएंगे और बाढ़ मुक्त आसाम बनाएंगे? आपकी झूठ पर अब कोई विश्वास करने वाला नहीं है। आपने पिछले 5 साल देखा कि जितने वादे किए थे कोई पूरे नहीं हुए हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि वह पार्टी जो इस समय आसाम में राज कर रही है, इसको हटाना होगा। और इसको हटाने के लिए एक बात समझ लेना कि बहुत लोग जो जुबान से बोल रहे हैं कि हम आज की जो राज करने वाली पार्टी है इसको हटा भगाएंगे, लेकिन उनकी जुबान पर भरोसा नहीं आता। जो लोग जुबान से बोल रहे हैं कि हम भाजपा को हटा देंगे, इसलिए उन्होंने पार्टी बनाई है। एक बात समझ लेना कि ये जो पार्टी आज राज कर रही है, ये बदरुद्दीन अजमल मियां के बदौलत कर रही है। सन 2017 का जो इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, उसमें हमारे मियां बदरुद्दीन अजमल जी ने इस भारतीय जनता पार्टी को सरकार तक धक्का मार के पहुंचाया था, अपने कंधे पर उठा के पहुंचाया था। आज वह कांग्रेस के साथ वापस आ गए हैं। आज कांग्रेस के साथ वापस आ गए। अगर इसी तरह कांग्रेस के साथ 5 साल पहले रहे होते तो यह पार्टी यहां आती नहीं। इसलिए ध्यान रखना, आज फिर कुछ नई पार्टियां आ गई हैं। वो नई पार्टियां कहती हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए पार्टी बनाए हैं। लेकिन भाई, ये तो हम आपकी बात पर विश्वास कर सकते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितनी पार्टियां हैं, सब मिलके चुनाव लड़ो, सब मिलके गठबंधन बनाओ, लिखित संविधान पर गठबंधन बनाओ, चुनाव के पहले गठबंधन बनाओ, तब तो हम मानते हैं कि आप भाजपा को हटाने के लिए पार्टी बनाए हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप भाजपा के खिलाफ जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक को तोड़ करके भाजपा को फिर से सत्ता तक पहुंचाने के लिए आए हैं। पिछली बार जो काम अजमल साहब ने किया था, अब वही काम इस बार कुछ दूसरे लोग करने वाले हैं। आसाम की जनता को सावधान होना पड़ेगा कि एक बार गलती होती है, गलती बार बार नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, इस पार्टी ने कहा कि हम बीटीआर दे देंगे। बीटीआर के नाम पर हल्ला मचाया और हल्ला मचा के ये कहा कि अब तो बोडोलैंड बन गया। बोडोलैंड तो नहीं बना। सोचो, जिस बोडोलैंड को बनाने के लिए हजारों लोगों ने कुर्बानियां दिया, जिस बोडोलैंड को बनाने के लिए 50 साल से लड़ाई चल रही है, जिस बोडोलैंड को बनाने के लिए हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई, तमाम बम विस्फोट हुए, तमाम लोग मारे गए,
तमाम लोगों के बच्चे जेलों में चले गए, जेलों में मर गए, जेलों में अभी भी सड़ रहे हैं, लेकिन वह बोडोलैंड की बात बंद कर दी गई। जिन लोगों ने कल तक यह कहा कि हम बोडोलैंड बनाएंगे, वो लोग बोडोलैंड की आवाज बंद कर दिए, चुप हो गए। ये समझना चाहिए कि हम तो यह बात बहुत पहले कह रहे थे कि क्षेत्रीय राष्ट्रवाद है, ये जो लोकल राष्ट्रवाद है ये चलने वाला नहीं है, ग्लोबल राष्ट्रवाद चलने वाला है। पूरी दुनिया एक राष्ट्र, पूरी दुनिया की एक सरकार, पूरी दुनिया की एक सेना, पूरी दुनिया की एक करेंसी नोट, पूरी दुनिया की एक पार्लियामेंट, यह मांग हम बहुत पहले कहते रहे। बहुत अच्छा हुआ देर से आए लेकिन सही जगह आए। मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आपकी बुद्धि का विकास हुआ, लेकिन इतनी देर से हुआ जब हजारों लोगों की जान चली गई। हे भगवान, कम से कम तुम इनकी बुद्धि का विकास उस समय कर देते, आज के 10, 20, 50 साल पहले कर देते, तो इतने लोगों की जान जाने से बच जाती। मैं भारतीय जनता पार्टी को इसलिए सत्ता से हटाने की बात कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र और भारत के संविधान के प्रति कोई इज्जत, कोई सम्मान नहीं है। जब सीए नागरिकता संशोधन कानून बना और आसाम में इतना बड़ा आंदोलन चला, इतने बड़े आंदोलन के बाद भी आसाम के लोगों की भारतीय जनता पार्टी ने एक नहीं सुना और वो चिल्लाते रहे, वो चिल्लाते रहे, इतना आंदोलन करते रहे, सड़कें जाम किया, रेल जाम किया, ट्रेन बंद कर दी, सब कुछ ठप कर दिया, लेकिन दिल्ली की सरकार ने सुना नहीं। और अब वही काम किसान कर रहे हैं। आज उन्होंने दिल्ली को घेरा हुआ है, किसानों की जमीन खतरे में है। सरकार खेती के कानून बना करके ऐसी परिस्थिति पैदा करना चाहती है कि किसानों की जमीन बिक जाए और बड़े बड़े अरबपतियों खरबपतियों के हाथ में चली जाए। किसान अपनी जमीन बचाने के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर के दिल्ली में लड़ रहा है, लेकिन ये सरकार उनकी सुन नहीं रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी का जो ये तानाशाही रवैया है, इस तानाशाही रवैया का विरोध करता हूं। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि सत्ता में कौन रहता है, लेकिन मैं ये जरूर निश्चित करना चाहता हूं कि सत्ता में जो रहे, सरकार में जो रहे, वो भारत के संविधान की कदर करे, वो भारत के लोकतांत्रिक मर्यादा की कदर करे, वो भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की कदर करे, यहां के रिपब्लिक की कदर करे, यहां की जो साझी संस्कृति है, साझी सभ्यता है, उसकी कदर करे, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति की कदर करे, वो किसी एक धर्म के रास्ते पर ना जाए। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं भाजपा के विरुद्ध हूं, इसलिए विरुद्ध हूं कि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये पार्टी लंबे समय तक शासन में रह गई तो भारत में भारी भारी अशांति पैदा हो जाएगी। वह अशांति रोकने के लिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को सारे लोग मिल करके हटाएं और सब लोग मिल करके गठबंधन बनाएं, लिखित संविधान पर बनाएं, सामूहिक नेतृत्व पर बनाएं, और एक बार जब इसको हटा देंगे, बाद में हम तय करेंगे कि हम क्या करेंगे। बाद में हम अपने आपसी झगड़े को निपटाएंगे, लेकिन जब तक भाजपा को सत्ता से नहीं हटाते तब तक हमारे आपसी झगड़े पर हम ध्यान नहीं देंगे। एक बार जैसे अंग्रेज चले गए थे, हमारे बीच झगड़े थे, हमने कहा कि पहले अंग्रेज जाएगा, इसके बाद हम अपने झगड़ों पर ध्यान देंगे, हम अपने झगड़ों को निपटाएंगे। इसी तरह पहले ये तानाशाही सरकार, इसको सत्ता से हटाएंगे, इसके बाद तय करेंगे कि हमारे बीच के जो झगड़े हैं, हमारे बीच के जो असहमति है, हमारे बीच के जो विवाद हैं, उसको हम अपने तरीके से निपटाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के विरोध में इसलिए भी हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी शासन करने वालों को मालूम है, यहां के मुख्यमंत्री को मालूम है, प्रधानमंत्री को मालूम है, सबको मालूम है कि वोटरों को 6,000 रुपया देने के लिए ये वोटर्स पार्टी लड़ाई लड़ रही है। ये गरीब लोग इतनी तपस्या कर रहे हैं, इतनी तकलीफ उठा रहे हैं, ये सारी बात प्रधानमंत्री को मालूम है, मुख्यमंत्री को मालूम है, लेकिन सबने कान में तेल डाल रखे हैं, चुप्पी साध रखे हैं, अनसुनी कर रहे हैं बात को। इसलिए अगर कोई बहरा प्रधानमंत्री हो, कोई गूंगा प्रधानमंत्री हो, जिसको सुनाई न पड़ता हो, जिसको समझ में ना आता हो, उसको शासन करने का अधिकार नहीं है। आज के 20 साल पहले जब हमने वोटर पेंशन की बात गांव गांव जाकर के, जिले जिले जाकर के, ब्लॉक ब्लॉक जाकर के समझाना शुरू किया तो जनता ने बहुत समर्थन किया और पब्लिक ने कहा
आखिर कब तक आप इतने बड़े देश को समझाओगे? आप क्यों नहीं पार्लियामेंट चले जाते, वहां सांसदों को समझा देते? मैं सन 2005 में सांसदों को समझाने के लिए दिल्ली गया और मैंने लगभग 450 सांसदों को समझाया। 137 सांसदों ने पार्लियामेंट में नोटिस दिया, 33 सांसदों ने इस मुद्दे पर बहस की मांग किया नोटिस देकर, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहां भी रोक दिया। वहां बोले कि जाके अपने सांसद जिता के लाइए और अपना कानून बनवाइए। तब हमने पार्टी बनाई कि ठीक है, अगर आप बीजेपी के सांसद वोटरों की बात नहीं मानेंगे, कांग्रेस के सांसद नहीं मानेंगे, अगर इन पार्टियों के सांसद नहीं मानते तो ठीक है, हम अपनी पार्टी बनाएंगे। पार्टी बनाई गई। जब पार्टी बनाई गई तो बोले कि आप पैसा कहां से लाओगे? हम लोग तो टाटा बिरला से, अंबानी से, अदानी से पैसा लेकर के पार्टी चलाते हैं, वो लोग हमें पैसा देते हैं, लेकिन आपको पैसा कौन देगा? जब पब्लिक ने 10-10 रुपया, 50-50 रुपया, 100-100 रुपया देना शुरू कर दिया, तब इन्होंने कहा कि अरे इस पार्टी को तो पब्लिक पैसा दे रही है। तब इन्होंने कहा कि भरत गांधी को नागालैंड में गिरफ्तार करके मरवा डालो। तब मेरी हत्या की साजिश रची गई। मतलब पब्लिक में गए तो बोले कि पार्लियामेंट के एमपीज को समझाओ। जब एमपीज को समझा दिया तो बोले अपने एमपी जिताओ। जब पार्टी बना ली तो बोले पैसा कहां से आएगा। जब पैसा पब्लिक देने लगी तो बोले कि पब्लिक से पैसा क्यों लेते हो, ये तो गलत बात है, टाटा बिरला से लो जहां से हम लेते हैं। और जब पब्लिक पैसा देने लगी और पार्टी फैलने लगी, इस पार्टी से लोग जुड़ने लगे, तब बोले कि अब तो इस आंदोलन को रोकने का एक ही तरीका है कि भरत गांधी को गिरफ्तार करो और उनकी आतंकवादियों के हाथ से हत्या करवा दो। भाई, हम लोग न जेल से डरेंगे और ना हम लोग जान देने से डरेंगे, लेकिन आजादी की जो लड़ाई शुरू हुई है वो आजादी की लड़ाई हम जीत कर रहेंगे। चाहे जितनी कुर्बानियां देना पड़े, चाहे जितनी तकलीफ सहना पड़े, चाहे जितनी यातनाएं सहनी पड़े, लेकिन हम सब सहेंगे, लेकिन हम आजादी लेकर रहेंगे। जब दुश्मन ताकतवर हो जाता है तो हमें भी अपनी ताकत बढ़ानी पड़ती है। दुश्मन की रणनीति समझकर हमें भी अपनी रणनीति बदलना पड़ता है। इसलिए आने वाले वक्त में हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी का सारा हिसाब किताब एकदम साफ साफ हो और इसके लिए सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया जाए। जैसे रेलवे के टिकट होते हैं उसी तरह से अब पार्टी का मेंबरशिप होगा, उसी तरीके से अब पार्टी का जो चंदा है देने का सिस्टम उसी तरीके से मोबाइल से होगा। इसके लिए सारे इंतजाम कर दिए गए हैं। अब आप मोबाइल से किसी आदमी को मेंबर बना सकते हैं, मोबाइल से किसी आदमी को चंदा दिलवा सकते हैं पार्टी को, और एक एक पैसे का हिसाब रहेगा। हम चाहते हैं कि यह पार्टी एक ईमानदार पार्टी है और यह पार्टी की ईमानदारी दिखाई पड़े। इसके लिए आप सभी लोग जितने पार्टी के कार्यकर्ता हो सब अपने अपने बैंक में जाओ और डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ले लो, जिससे कि आप लोगों को, गांव के लोगों को, शहर के लोगों को मेंबर बना पाए और जो लोग चंदा देने वाले हैं उनका चंदा लेकर के आप पार्टी के खाते में ऑनलाइन डलवा सकें। इसके लिए मैं कहूंगा कि सारे लोग ऑनलाइन सिस्टम सीख लीजिए। जैसे मोबाइल में व्हाट्सएप चलाना आप सीख गए, उसी तरह से मेंबर बनाना सीख जाएंगे। केवल थोड़े दिन अभ्यास प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जरूर ले लीजिए। मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूं कि बहुत दिनों से हम लोगों ने सोचा है कि अपने पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को के मूल्यांकन का प्रमाण पत्र देंगे। अब हम लोग वह काम शुरू करेंगे जिससे पता चल जाए कि 2012 से लेकर 2020 तक कौन आदमी आसाम का, कौन आदमी बिहार का, उत्तर प्रदेश का, झारखंड का, दिल्ली का, पंजाब का, ये कौन सा आदमी कितने पैसे का काम पार्टी के लिए किया है।
और वह उसकी एक कॉपी हम उस कार्यकर्ता को देंगे जो काम किया, और उसकी दूसरी कॉपी हम भेजेंगे सरकार को कि पब्लिक ने इतने लाख इतने करोड़ का काम किया है और वो पैसा बकाया है, और हम लोग जब कभी सरकार बनाएंगे तो ये सरकार से वित्त विधेयक पारित करके वो पैसा लोगों को दिलवाएंगे, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। लेकिन बेरोजगारी की समस्या का समाधान आरडीआर में है। हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। समाज सेवा करेंगे, लोग पार्टियों में काम करेंगे, अपनी मनपसंद काम करेंगे। कोई शराब रोकने का काम करेगा, कोई दहेज को रोकने का काम करेगा, कोई जन जागरण का काम करेगा, कोई बुजुर्गों को महिलाओं को पढ़ाने का काम करेगा। ये सारे कामों के बदले पैसा दिया जाएगा, लेकिन वह पैसा भारत सरकार को कानून बना के देना पड़ेगा। और वह कानून या तो ये जो सरकार चल रही है वो सरकारें कानून बना दें, और अगर कानून नहीं बनाएंगे तो हम सारे लोग जब भी सरकार में आएंगे तो ब्याज के साथ जोड़ करके एक एक पाई का हिसाब करके कानून बनवा के सबके खाते में वो पैसा डलवाएंगे। इसलिए आरडीआर की लड़ाई हमारी जिंदगी की लड़ाई है। अगर आरडीआर है तो जिंदगी है, आरडीआर नहीं है तो जीने का कोई रास्ता नहीं हो सकता, जीने का रास्ता बंद हो जाएगा। आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। इस चुनाव में हम लोग दो नीति अपनाएंगे। पहले तो हमने सबके सामने सबको चिट्ठियां भेज दिया है, सारी पार्टियों को चिट्ठियां भेज दिया है कि भाई हम आपके साथ मिलके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना चाहते हैं, हम मिलने के लिए तैयार हैं। हमने कांग्रेस को भेजा है, हमने बीपीएफ को भेजा है, हमने यूपीपीएल को भेजा है, हमने आसाम जातीय परिषद को भेजा है, जितनी भी पार्टियां हैं सबको, बदरुद्दीन अजमल साहब के एआईयूडीएफ को भी भेजा है। हमने कहा है कि हम मिलके आसाम का इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। अगर सब लोग मिल जाएंगे तो भाजपा हटेगी, और अगर नहीं मिलेंगे तो भाजपा रहेगी, और अगर भाजपा रहेगी कोई पार्टी अपना काम नहीं कर पाएगी। इसलिए भाजपा हम सबकी साझी दुश्मन है, साझी शत्रु है। इस भाजपा को हटाने के लिए हम सभी लोगों से हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। विधानसभा चुनाव में हम चाहते हैं अभी से सीटों का बंटवारा हो जाए। हम ज्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अगर अलायंस होता है तो बहुत कम सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, अगर अलायंस नहीं होता है तो ज्यादा से ज्यादा सभी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक या दो सीट हम लोग जीत करके इस बार दिखाएंगे। पूरे प्रदेश के जितने कार्यकर्ता हैं सब लोग, जिन सीटों को हम लोग तय करेंगे कि ये सीट हमें जीतना है, एक एमएलए हमें जिताना है, सारे प्रदेश के आदमी वहीं पर चले जाएंगे, गांव गांव ठहर जाएंगे, उन्हीं का खाना खाएंगे, उन्हीं के घर पे रहेंगे, और एक गांव से 5 गांव में प्रचार करेंगे। गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मोटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, उन्हीं को जाके घर घर बताएंगे कि ये तो जो दलाल पार्टियां हैं ये तो जीतेंगी तो नेताओं का भला होगा, नेता अमीर बनेंगे, लेकिन वोटरों की पार्टी जीतेगी तो एक एक वोटर के घर में अमीरी जाएगी। यह बताने के लिए और पूरे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान को एक करने से, एक सरकार, एक नोट, एक सेना, एक पुलिस बनाने के क्या फायदे हैं, ये एक एक घर में जाकर बताएंगे हमारे कार्यकर्ता। हमारे 2 एमएलए कम से कम इस बार विधानसभा में जाने चाहिए। इसलिए जाने चाहिए कि अगर हमारे एमएलए नहीं जीतते, हमारे 2 एमएलए इस बार विधानसभा में नहीं पहुंचते, तो इस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी जीने नहीं देगी। तमाम लोगों की हत्याएं करवाएंगे ये लोग, और हो सकता है कि मुझे दोबारा से जेल में डालें और ये कहें कि आपकी पार्टी को खत्म करेंगे, और हमारी पार्टी को रोकने के लिए तमाम तरह के जुल्म करेंगे। उस जुल्म से बचने के लिए जरूरी है, इस पार्टी को जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाया जाए, और उसके लिए हमारा एक एमएलए बहुत है। एक एमएलए वोटरों का जाएगा तो नेताओं के सारे एमएलए पर भारी पड़ेगा। इसलिए भाइयों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस बार चाहे जितना नुकसान हो जाए, चाहे घर का चाहे जो नुकसान हो जाए, चाहे जान की जोखिम पैदा हो, जो भी हो, लेकिन जिस सीट को हम लोग तय करेंगे कि ये सीट हमें जीतना है, उस सीट पर बिल्कुल टिड्डी की तरह टूट पड़ना है। और यह हर गांव में, हर घर में हमारा कार्यकर्ता, हर गांव में हमारे कार्यकर्ता दिखाई पड़ने चाहिए।
हम जानते हैं कि यह लड़ाई लंबी है और जब तक नहीं जीतेंगे तब तक लड़ेंगे। इसलिए लकड़ी जलाए रखिए। दूध गर्म हो रहा है, एक दिन उबाल मारेगा जरूर, लेकिन लकड़ी मत निकालिए। जो हम कर रहे हैं उसका परिणाम आएगा। आज जो लोग हमें वोट नहीं दे रहे हैं वो भी जानते हैं कि पार्टी तो यही ठीक है, लेकिन इस पार्टी के पास पैसे नहीं है। अरे भाई, पैसे नहीं, पैसे से नहीं जीतेंगे, वोट से जीतेंगे। आप लोग कसम खा लीजिए कि अगर आप वोटर हैं तो वोटरों की पार्टी को वोट देंगे, वोटर हैं तो नेताओं की पार्टी को वोट नहीं देंगे। जिस दिन आपने ये कसम खा लिया उस दिन इस पार्टी के आदमी एमपी एमएलए जीतेंगे। पैसा हो तब जीतेंगे, पैसा नहीं हो तब जीतेंगे। बहुत देर से आप इस कार्यक्रम में हैं, भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, यहां कुछ मिला नहीं होगा, गरीबों की पार्टी है, इसलिए मैं बहुत देर इस कार्यक्रम को नहीं चलाना चाहूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने इतनी सारी बात सुनी। आने वाले वक्त में हम लोग मिलकर के काम करेंगे और जो ऐतिहासिक काम हमने अपने हाथ में लिया है उस ऐतिहासिक काम को हम उसके मुकाम तक पहुंचाने में एक दिन जरूर कामयाब होंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ अपने वक्तव्य का, अपनी बातों का समापन करता हूं। उम्मीद है जो बातें हमने कही हैं वो आपने जरूर सुना है, उस पर अमल करेंगे। लेकिन जो बातें हमारे दिल ने कहने की कोशिश किया लेकिन शब्दों से नहीं कह पाए हैं उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।